पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार का पाप किया तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर बदला लिया। युद्ध के मैदान में आतंकिस्तान को परास्त करने के बाद अब बारी कूटनीतिक मोर्चे पर उसे बेपर्दा करने की है और उसका आगाज आज से होने जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पहला संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज रवाना होगा। ये डेलीगेशन यूएई और पश्चिमी अफ्रीकी देशों का दौरा करेगा। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए सरकार ने 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया है, जिसमें से चौथा डेलीगेशन आज अपने मिशन के लिए रवाना होगा। इस टीम में कुल 8 सांसद, नेता और राजनयिक शामिल हैं। इस टीम की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रही हैं। इस टीम में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा, IUML सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री SS अहलूवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। श्रीकांत शिंदे समेत 8 सदस्यों वाली ये टीम संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगी। सर्वदलीय डेलीगेशन के दौरे में उन देशों को खास तौर पर शामिल किया गया है जो या तो राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सदस्य है या फिर जल्द ही सदस्य बनने वाले हैं। ऐसे में भारत की रणनीति साफ है कि जो तमाम देश UNSC में मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान को लेकर सही स्थिति का अंदाजा रहे और पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। विदेश दौरा शुरू होने से पहले सर्वदलीय डेलीगेशन की ब्रीफिंग हुई, जिसमें विदेश सचिव ने भारत का एजेंडा सामने रखा ताकि डेलीगेशन हर देश के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रख सके। कल 3 डेलीगेशन को ब्रीफ किया गया। बाकी 4 प्रतिनिधिमंडलों की ब्रीफिंग 23 मई को होगी। ब्रीफिंग में डेलीगेशन के सदस्यों को बताया गया कि किन मुद्दों को वो उठाएंगे ताकि पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया जा सके। डेलीगेशन भारत की नई नीति के बारे में दुनिया को जानकारी। दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाला भारत का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ और फरेब को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंक के गठजोड़, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बने हालातों के बारे में भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखेगा। डेलीगेशन भारत का ये भी पक्ष रखेगा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस और शहरों पर हमला किया, जिसके बाद ही पाकिस्तान को जवाब देते हुए भारत ने उसके एयरबेस तबाह किए। अब हमलों का भी पैटर्न बदल गया। इंडिया को भी कहीं भी हिट करने का अधिकार है। वो बेसिकली मैसेज है। यूपी में BSP और योगी सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि हमले में कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, सब टाए फिस था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बना दिया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चलाने का देशवासियों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई को जल्द रोकने और सीज फायर करने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए हुए 2 दिन के अंदर ही युद्ध विराम करना कहीं न कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर की हवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद निकाल दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए हैं। खड़गे ने कहा कि हमने जो किया वो छिटपुट युद्ध है। खड़गे ने पहलगाम हमला और विदेश नीति को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। कर्नाटक में कांग्रेस की समर्पण संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम में 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि केंद्र सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हैं,
उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आई। खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। मोदी ने 11 सालों में 72 देशों के 151 विदेशी दौरे किए, जिनमें 10 बार अमेरिका भी गए। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति की वजह से भारत अकेला खड़ा है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की और बताया कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब लखनऊ पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए तिरंगा लेकर खड़े थे। इसके बाद जब राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में माइक संभाला तो एक बार फिर ये बता दिया कि भारतीय सेनाओं ने कैसे आतंक परस्त देश का कुशल सर्जन की तरह ऑपरेशन किया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से विवादित पोस्टर जारी किए गए। पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया, जिस पर अब कांग्रेस भड़की हुई है। असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी की ये विवादित तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का। इस तस्वीर के जरिए अशोक सिंघल ने राहुल और आसिम मुनीर के एजेंडे को एक जैसा बताया। कुछ ही देर में ये तस्वीर बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी शेयर की और लिखा, क्या राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है? अब कांग्रेस इस पर भड़क गई और पलटवार करते हुए कहा कि निशाने पाकिस्तान के लिए बीजेपी के ही 3 नेता पहले से कतार में हैं। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में हैं। और जयशंकर जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी कर पूछा कि क्या ऐसे जयशंकर आज के समय के जयचंद हैं? और अभी पोस्टर वॉर खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ देर बाद अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और विवादित पोस्ट जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसी पर बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़ा हुआ दिखाया गया। तस्वीर में राहुल गांधी बॉर्डर से झांकते हुए पूछ रही हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जबकि नीचे शहबाज कह रही हैं कि और तेज आवाज में पूछो। इस पोस्टर को जारी करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया। उधर कांग्रेस एस जयशंकर को देश का गुनहगार बता रही है। देश के साथ भी इन्होंने धोखा किया है और पीठ पर छुरा भोंका है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश मंत्री ने देश को धोखा दिया है, इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के पाकिस्तानी प्रोजेक्ट बिना किसी रोक टोक और GST अदा किए और बिना किसी मापदंड के बिक रहे हैं, जो सीधे तौर पर आतंकियों की फंडिंग के लिए जिम्मेदार हैं। कि कैसे ये बिक रहा है और एक डेमो करके हमें दिखाएंगे। एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने ऐसे ही चेक किया था, मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि जब भारत सरकार ने बैन किया था पाकिस्तान के चीज़ों को, और मैंने देखा कि यहाँ पे तमाम कपड़े वगैरह यहाँ पे सेल हो रहे हैं। क्योंकि हमारा कॉस्मेटिक्स में हमारा जानकारी है, हमने यहाँ पे बॉडी लोशन क्रीम और डे एंड नाइट क्रीम ऐसा करके सर्च किया, और उसमें मैंने ऐसे करके उस समय देखा तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन पाकिस्तान लिखा देगा मेरे को। मैं जिस भी प्रोडक्ट को खोल रहा था उस हर प्रोडक्ट में मुझे मेड इन पाकिस्तान यहाँ पे दिख रहा था। वेबसाइट पर एक नहीं ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के बने हैं और भारत में तेजी से बिक रहे हैं। बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर रोक लगाने की मांग की है जो भारत में पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बेच रही हैं।
चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम का राग अलापा है। चीन ने साफ किया है कि वो हर हाल में पाकिस्तान का साथ देता रहेगा। हालांकि चीन ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत से मतभेद सुलझाने की अपील की। बीजिंग पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वांग यी ने इशाक डार से कहा कि चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से विकास का रास्ता तलाशने में मदद करता रहेगा। साथ ही आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाने में मजबूती से समर्थन करेगा। वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए चीन हर हाल में साथ है। वांग यी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाने, व्यापक और स्थायी संघर्ष विराम हासिल करने, मौलिक समाधान तलाशने की पहल करते हैं तो चीन उनका स्वागत और समर्थन करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर बीजिंग में हैं। डार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ध्यान दिए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। आगे बढ़ते हुए अब खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। बीती रात एक स्कूल में आग लग गई। गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ। अगर दिन में यह हादसा होता तो स्कूल में चल रहे समर कैंप में बच्चों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। एक और भीषण लपटें थी तो दूसरी ओर आग के साथ साथ धमाकों की दहशत। तस्वीरें दिल्ली के निर्माण विहार इलाके की है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में भड़की चिंगारियां देखते ही देखते भीषण शोलों में तब्दील हो गई। चंद मिनट में स्कूल की दीवार के पास खड़ी एक कार लपटों में घिर गई। स्कूल से सटी एक इमारत भी आग की चपेट में आ गई। और मैं पीछे रहता हूँ, तो जैसे थोड़ा सा आवाज आई तो हम देखा क्या बात है, तो देखा कि आग लगी हुई है। मैं और मेरी मिसेज अकेले रहते हैं, वी आर सीनियर सिटीजन। घायल तो जला तो नहीं, घायल तो नहीं जला, हमारी गाड़ी जल गई हमारी साहब। बताया जा रहा है कि आग पहले स्कूल के अंदर बिजली के मीटर वाली जगह से भड़की, जिसके कारण धमाके भी हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके पीछे स्कूल की लापरवाही है, जो कई मासूमों की जान पर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि यहाँ इन दिनों समर कैंप चल रहा है। ये आइडिया था स्कूल वालों को कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है हमारे मीटर में या कहीं भी। यूपी के जौनपुर में एक थाने में आग लग गई। आग थाने में रखे पटाखों में लगी तो वहीं गाजियाबाद में एक शख्स ने सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगा दी। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में आपको भीषण आग नजर आ रही है और लपटों के बीच फूटते पटाखे दिख रहे हैं। पटाखे फूटने की आवाजें आ रही हैं। पहली नजर में लगेगा कि किसी पटाखे के गोदाम में आग लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आग लगी है जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाने में। आग उस जगह लगी जहां जब्त किए गए पटाखों को रखा गया था, जिसकी चपेट में थाने में रखी जब्त गाड़ियां आ गई। आग की घटना गाजियाबाद में भी सामने आई, जहां एक स्कूटी जल गई, लेकिन इस स्कूटी में आग नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। घटना लोनी इलाके की है। इस शख्स को देखिए, पहले वो स्कूटी का सीट उठाता है और फिर उस पर पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल डालने के बाद जेब से माचिस निकालता है और स्कूटी को आग के हवाले कर देता है। कुछ ही देर में आग विकराल होती है और पास खड़ी स्कूटी भी उसकी चपेट में आ जाती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के गैसल में एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया। गनीमत ये रही कि आग डिब्बों तक नहीं पहुंची थी। काफी तेज आग लगा है। धू धू कर जलता ये इंजन सिलीगुड़ी मालदा पैसेंजर ट्रेन का है। ट्रेन जैसे ही गैसल रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची, उसमें अचानक आग लग गई। तेज आग लगा है तो वाह, काफी तेज आग लगा है। ट्रेन का इंजन में आग। जलते इंजन से निकलती लपटें और काला धुआं दूर से ही नजर आ रहा था। आनन फानन में यात्रियों को उतारा गया। गनीमत ये रही कि आग डिब्बों तक नहीं पहुंची। ड्राइवर और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए आग लगते ही ट्रेन को रोक दिया। किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी पैसेंजरों को गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बिना वक्त गवाए इंजन में लगी आग बुझाने का काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में लपटों पर काबू पा लिया गया।
आशंका जताई जा रही है कि आग इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन असली कारण का पता लगाने के लिए रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो माफी देने से तक इनकार कर दिया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के कई नेता एक सुर में विजय शाह को बचाने में जुटे हुए हैं। 12 मई को जब मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहे थे, तो उसी मंच पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। उषा ठाकुर मंच पर उन सभी गणमान्य लोगों के साथ मौजूद थी जो उस वक्त बड़े ध्यान से मंत्री जी के भाषण को सुन रहे थे। लेकिन अब जब एबीपी न्यूज ने बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से इस बारे में सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माइक स्पीकर सब उस तरफ से, इधर कोई आवाज इतना स्पष्ट आ नहीं रहा था। बहुत भीषण क्षेत्र है, आप देखेंगे तो ना टावर मिले न कुछ हो न कुछ नहीं। मतलब उषा जी एकदम साफ मुकर गईं कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज सुनी ही नहीं। लेकिन विजय शाह को बेकसूर बताने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। दिन कुछ नहीं हुआ रात तक, ये दूसरे दिन से हंगामा बरपा, तो सब ध्यान कि क्या हो गया। तो यही कुछ लगा वहां देखने में कि जोश जोश में भाषण देते देते उनकी जुबान फिसली। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद पर बनी एसआईटी को लेकर कहा कि जिस तरह जांच टीम का गठन किया गया है वह संदेहास्पद है। सिंघार ने आरोप लगाया कि एसआईटी में वही अधिकारी शामिल किए गए हैं जो पहले विजय शाह के प्रभार वाले जिलों में तैनात रहे हैं, जिससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम है। उन्होंने ये भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया बंद कमरे में हुई है, जिससे साफ है कि ये जांच केवल औपचारिकता है और इससे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो स्पष्ट होना चाहिए कि जिसने एसआईटी बनाई है वो विजय शाह तो बंद कमरे में बिठा के एसआईटी गठन किया, इससे न्याय नहीं मिलेगा। सीधे भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को बचाना चाहती है। उमंग सिंघार ने भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन परियोजनाओं के टेंडर तुर्की की एक कंपनी को दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान की मदद करने पर पूरे देश में तुर्की का विरोध हो रहा है। वक्फ संशोधन एक्ट मामले में अंतरिम राहत के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कल हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी, आज सरकार जवाब देगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस बार विचार कर रही है कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक वक्फ संशोधन कानून के अमल में लाने पर रोक लगाई जाए या नहीं। कल जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी अपील रखी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित करता है तो उसे 3 मुद्दों तक ही सीमित रखे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अदालत द्वारा घोषित वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति को डी नोटिफाई करने का है। दूसरा मुद्दा केंद्रीय और प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा है, जिनमें गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। और तीसरा मुद्दा वक्फ कानून के उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें जिला अधिकारी की तरफ से जांच और उसकी मंजूरी के बाद ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों पर बात होगी।